Hello, everybody, and welcome back to this amazing platform of Lawwala. I am your law mentor Isra Khan, and in today's session, I've got a very important topic for all of you. सारे MPJ students के लिए very important topic. We are here going to cover the Negotiable Instruments Act. तो अभी तक की हमारा पैटर्न क्या रहा? हमारा मेन फोकस रहता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर. इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर मैंने उन सारे स्टूडेंट्स को एड्रेस किया है जो कहीं ना कहीं इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. एक बार ये है कि भाई आप जो 138 के बाद से जो जितने भी सेक्शंस हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एसेंस क्या है उस एक्ट का वो लैक करता है. तो आज के सेशन में हम ब्रीफली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनको कवर करने वाले हैं और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे. तो आपको एंड तक की बने रहना है फॉर दी क्वेश्चंस. लेकिन उससे पहले हम फोकस ये करेंगे कि एक्ट क्या कहता है और कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं. माइंड यू, ये सिर्फ और सिर्फ एमपीजे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है. वो सारे स्टूडेंट्स जो अन्य जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर सेशन आपके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. सो यू हैव टू स्टे टिल दी एंड. शुरुआत करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के साथ. वी आर हियर गोइंग टू सी द इनैक्टमेंट और हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे. सबसे पहले अगर हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात करें तो ये जो एक्ट है फ्रेंड्स, ये 17 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हैं 148. अभी हाल ही में जो मोस्ट रीसेंट इसका अमेंडमेंट हुआ है, मोस्ट रीसेंट जो अमेंडमेंट हुआ है वो आपको पता होना चाहिए 2018 में हुआ. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, इनैक्टमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और आप जानते हो डेली रूटीन के अंदर आप डेली लाइफ को अगर देखिए तो उसमें मेन फंक्शन जो हम करते हैं अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए वो क्या है? वो होता है ट्रांसफर ऑफ मनी. हम पैसा जो खरीद फरोख्त होता है, पैसा आप दे रहे हो, गुड्स ले रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज के प्लेस में जो पैसा होता है, उसी तरीके का जो मतलब अगर आप एक्सचेंज ऑफ मनी की बात करिए, उसके अलावा भी अगर आप मनी एक्सचेंज को अगर किसी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में अगर उसको तब्दील करो, अगर आप ट्रांसफर ऑफ मनी किसी डॉक्यूमेंट के हिसाब से करो, लीगलाइजेशन अगर देखिए, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहीं ना कहीं उसी के बारे में बात करता है. चाहे आप चेक्स की बात कर लीजिए, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर लीजिए, प्रॉमिसरी नोट की बात कर लीजिए, ये सारी चीजें आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में देखने को मिलेंगी. तो एक तो ये चीज हो गई. दूसरी चीज ये है कि इसके कितने चैप्टर्स हैं आपके सामने है. चैप्टर 17 चैप्टर्स में ये पर्टिकुलर एनैक्टमेंट जो है डिवाइडेड है, जिसमें चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, चैप्टर 2 नोट्स, बिल्स और चेक्स के डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं. चैप्टर 3 में पार्टीज कौन कौन होंगी उसके बारे में बताया गया है. चैप्टर 4 नेगोशिएशन के बारे में बात करता है. चैप्टर 5 प्रेजेंटमेंट की बात करता है. चैप्टर 6 में बताया गया है कि पेमेंट और इंटरेस्ट किस प्रकार से डिटरमाइन किया जाएगा. उसके बाद चैप्टर 7 बात करता है लायबिलिटी से कैसे डिस्चार्ज किया जाएगा. उसके बाद नोटिस ऑफ डिसऑनर चैप्टर 8 के अंदर. चैप्टर 9 में नोटिंग एंड प्रोटेस्ट. कई बार क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ चैप्टर से आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट टॉक्स अबाउट नोटिंग एंड प्रोटेस्ट, सीधा सीधा चैप्टर 9 हो जाएगा. चैप्टर 10 में रीजनेबल टाइम, 11 में एक्सेप्टेंस पेमेंट फॉर ऑनर एंड रेफरेंस इन केस ऑफ डीड के बारे में दिया गया है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट. चैप्टर 12 जो है वो कॉम्पनसेशन की बात करता है. 13 स्पेशल रूल्स की बात करता है. 14 क्रॉस चेक की बात करता है. 15 बिल इन सेट्स की बात करता है. 16 के अंदर इंटरनेशनल लॉ के बारे में दिया गया है. चैप्टर 17 जो है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. अब आप कहोगे, देखिए मैं आपको बता दूं, इसके अंदर ये जो है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. चैप्टर नंबर 1, नंबर 2 इंपॉर्टेंट है. उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर 3. और ये जो 4 चैप्टर्स है ना, 1 2 3 4, ये आपको नहीं भूलने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि चैप्टर 17 के अंदर ही जो मेन डिसऑनर से रिलेटेड अगर आप बात करिए, सेक्शन नंबर 138 मैक्सिमम बार जो पूछा गया है, सेक्शन नंबर 138 पूछा गया है. तो ये कुछ चैप्टर वाइज डिविजन है और सेक्शन वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो भी हम आज के सेशन में ही देखेंगे. ठीक है, एक तो ये बात होगी. दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें कि भाई ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, आप जानते हो कि अगर हम डेली रूटीन की बात करें, अगर हम दुकान में जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं तो हम पैसा देते हैं, पैसा दे के हम सामान ले लेते हैं. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें सिंपल टर्म्स में, वो डॉक्यूमेंट होता है
एक तो बात ये क्लियर हो गई, एक डॉक्यूमेंट होता है जो क्या करता है, जो गारंटी करता है क्या, पेमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक अमाउंट। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से गारंटी किया जाता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट को दिया जा रहा है या लिया जा रहा है, ये वो डॉक्यूमेंट होता है। फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग बात करें तो पहली चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफरेबिलिटी, यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट होता है ना, ये इजीली ट्रांसफरेबल होता है फ्रॉम वन पार्टी टू दी अनदर। दूसरी बात, राइट टू पेमेंट, ये जो पर्सन है जो इस इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर रहा होता है, इसके पास राइट होता है इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के अंदर जितना भी अमाउंट दिया गया है उसको क्लेम करने का अधिकार होता है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट से हम एक अमाउंट का राइट दे रहे हैं और ये ट्रांसफरेबल होता है, और जिस पर्टिकुलर पर्सन को ये डॉक्यूमेंट हमने दिया है उसके पास क्या हो जाता है, राइट हो जाता है उस पर्टिकुलर अमाउंट को क्लेम करने का। उसके बाद अनकंडीशनल पेमेंट, बड़ा यूनिक सा फीचर है, किसी पर्टिकुलर अमाउंट को पे करने की बात करी जा रही है, लेकिन ये कब पे किया जाएगा ये स्पेसिफाई नहीं किया जाता। द पेमेंट गारंटीड इज सो टू बी मेड विदाउट एनी कंडीशंस। कॉमन एग्जांपल्स हैं चेक्स, प्रॉमिसरी नोट्स एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात करें तो ये इंडियन लेजिस्लेशन आप जानते हो ब्रिटिश रूल के टाइम पे आया था। इसका बेसिक जो ऑब्जेक्ट था ना, वो था कि आप ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है इनको कैसे यूज करोगे, इसका गवर्नेंस बताना, और ये आउटलाइन करता है बहुत सारे रूल्स प्रोसीजर्स पर्टेनिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, देयर ट्रांसफर पार्टीज इन्वॉल्व है, और 17 चैप्टर्स है और अब तो 148 सेक्शंस हो गए हैं जो डेडिकेट करे गए हैं स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये चीज। उसके बाद रीसेंट अपडेट 1881 के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 2018 में चेंज हुआ और कहीं ना कहीं इसको रिवाइज किया गया, और द अमेंडमेंट प्राइमरीली फोकसेस ऑन एड्रेसिंग इश्यूज एंड डिलेज पर्टेनिंग टू चेक डिसऑनर केसेस। बेसिकली इसके ऊपर इसका मेन फोकस रहा है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और अगर हम लोग बात करें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर द बेसिक डेफिनेशन, जो अगर हम लोग बात करें एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये डिफाइंड है सेक्शन 13 के अंदर। सेक्शन 13 के अंदर ये डिफाइंड है, कहता है प्रॉमिसरी नोट, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अ प्रॉमिसरी नोट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज, अ चेक पेएबल आइदर टू ऑर्डर और टू बियरर। सेक्शन 6, सेक्शन 4 के अंदर प्रॉमिसरी नोट, सेक्शन 5 के अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज। दूसरी चीज, अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक, ये पेएबल किया जाता है, इज पेएबल टू ऑर्डर which is expressed to be so payable or which is expressed to be payable to a particular person and does not contain words prohibiting transfer। उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, प्रॉमिसरी नोट के अंदर, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक के अंदर कहीं से ये ना दिख रहा हो कि भाई वो ट्रांसफर के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रहा है या प्रोहिबिट कर रहा है, या फिर इंडिकेट कर रहा है कि इंटेंशन की इट शैल नॉट बी ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबिलिटी इज अ वेरी बेसिक इंग्रेडिएंट इस पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर। ठीक है, अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज पेएबल टू द बेयरर which is expressed to be so payable on which the only or last endorsement is an endorsement in the blank। एक्सप्रेशन 2 बताता है। 3 कहता है where a promissory note, bill of exchange, check either originally or endorsement is expressed to be payable to the order of a specified person and not to him or his order, it is nevertheless payable to him or his order at his option। जिसको भी वो दिया जा रहा है वो पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये डीम किया जाएगा, ये माना जाएगा कि भाई ये उसके पर्टिकुलर ऑर्डर पे या फिर मान के चलिए उसके ऑप्शन के ऊपर पेएबल होगा। फिर लास्टली, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे बी मेड पेएबल टू 2 और मोर पेज जॉइंटली और इन ऑल्टरनेटिव। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप दे सकते हैं एक या एक से अधिक, टू और मोर जो है पेईज को दिया जा सकता है जॉइंटली। आगे आ जाइए, प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 4 डिफाइन करता है, ये याद कर लीजिएगा। प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रॉमिसरी नोट इज अ बैंक नोट और करेंसी नोट, आपका जवाब क्या होगा? नो, इट इज नॉट। इसके अंदर ये याद रखना है आपको कि एक प्रॉमिसरी नोट होता क्या है, याद रखिएगा।
It is an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money. आपको एक certain sum of money देना है only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. Unconditional, certain sum of money, unconditional undertaking. अब यहाँ पे आपको promissory note section 4 और आपके जो essential elements है दोनों तैयार रखने हैं, क्योंकि ये यूपी पीसीएस के मेंस में भी पूछा जाता है. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर ना जो प्रॉमिसरी नोट का टॉपिक है बार बार पूछा जाता है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा. क्या होता है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ठीक है, कंटेन्स अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर, डायरेक्ट्स पेमेंट टू अ सर्टेन सम ऑफ मनी, सच सर्टेन सम इज पेएबल टू or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument, जो उसको bear कर रहा है. What did we study? We studied it is an instrument in writing, unconditional undertaking of an instrument which is signed by the maker, directs payment to a certain sum of money and payable to whom. ये आपको तैयार रखना है. चलिए आगे आइए. अब illustrations बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, ए साइंस एन इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग टर्म्स. ए, आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर ₹500. बी, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बी इन ₹1000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड. ये नहीं बता रहा है कि 20 मार्च को देना है, 10 अप्रैल को देना है. क्या ये अनकंडीशनली दिखा रहा है आपको कि पैसा तो ड्यू है, पैसा तो लेन देन है पैसे का, लेकिन कब ये नहीं पता. बिकॉज देयर इज अ प्रॉमिस, हेंस द नेम प्रॉमिसरी नोट. वी आर प्रॉमिसिंग बट व्हेन दैट इज नॉट क्लियर. आगे देखिए, प्रॉमिसरी नोट्स क्या नहीं होंगे. मिस्टर बी, आई ओ यू ₹1000. आई प्रॉमिस टू पे ₹500 एंड ऑल अदर सम्स विच शैल बी ड्यू टू हिम. आई प्रॉमिस टू पे ₹500 फर्स्ट डिडक्टिंग एनी मनी which may owe to him, owe to me. I promise to pay ₹500 7 days after my marriage with C. I promise to pay B ₹500 on D's death provided D leaves me enough to pay that sum. तो ध्यान दीजिएगा, here we are talking about unconditionally. टाइम का हमने एस्पेक्ट देख लिया, लेकिन क्या किसी इवेंट का अगर कंडीशन आप लगा रहे हो तो क्या वो प्रॉमिसरी नोट होगा? नहीं होगा. चाहे वो टाइम से रिलेटेड हो, चाहे वो नेचर से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी इवेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड कंडीशन लगा रहे हो, इट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट. मिस्टर बी, आई ओ यू ₹1000. आई प्रॉमिस टू पे एंड ऑल अदर सम्स विच शैल बी ड्यू टू हिम. भाई यहां पे आप कंडीशन लगा रहे हो, पहले हम पैसा काटेंगे शादी के बाद डी की डेथ के ऊपर, तो ये क्या है? ये सब प्रॉमिसरी नोट नहीं होंगे. ठीक है, आगे आ जाइए. बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5. सेक्शन 5 प्रोवाइड्स कि भाई एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट होता है, राइटिंग में होता है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जिसके द्वारा साइन किया जाता है मेकर के द्वारा, जिसपे डायरेक्ट करता है कि भाई एक सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या क्या एसेंशियल्स हमने देखे. इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग contains unconditional order signed by the maker, directs certain person to pay certain sum of money. बिल ऑफ एक्सचेंज के द्वारा किसी पर्सन को डायरेक्ट किया जाता है कि यू हैव टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी. सच पेमेंट ऑफ मनी इज टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. ठीक, चलिए आगे आइए. पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉअर होता है, ड्रॉई होता है, पेई होता है. ड्रॉअर कौन होता है? जो बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है या फिर वो ऑर्डर दे रहा है, हु गिव्स द ऑर्डर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज द ड्रॉअर. ड्रॉई कौन होता है? जिसको कहा जाता है द पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, ड्रॉई होता है. पेई कौन होता है? द पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट टू हुम और टू हुज ऑर्डर द मनी इज टू बी डायरेक्टेड. यानी कि ड्रॉअर जो होता है वो कहीं ना कहीं बिल ऑफ एक्सचेंज एग्जीक्यूट कर रहा है. आपका ड्रॉई कौन होता है? जिसको पैसा देना होता है. और पेई कौन होता है? जिसको पैसा लेना होता है.
जिसके ऑर्डर पे पैसा दिया जाएगा. द पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट टू whom or to whose order the money is directed to be paid. ड्रॉई द पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे अ सर्टेन सम. इनको डायरेक्ट किया जाता है ड्रॉई कि भाई आपको पैसा देना है. ठीक है, चलिए. अ प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे इज नॉट कंडीशनल. अ प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे ये कंडीशनल नहीं है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 4 and 5. बाय रीजन ऑफ टाइम for the payment of amount is on the lapse of a certain period, occurrence of a specified event which according to the ordinary expectation of mankind is certain to happen, although the time of its happening may be uncertain. तो ये चीज तो हमें पहले से क्लियर हो गई थी कि यहाँ पे नेचर, इवेंट, टाइम, XYZ कोई भी चीज है जो कंडीशन लगा रही है वो यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं होगी. चलिए आगे देखिए. द सम पेबल मे बी सर्टेन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 4 and 5. Although it includes future interest or is payable at an indirect rate of exchange. इस बात पे ध्यान दीजिए कि जो सम अमाउंट है ना वो सर्टेन हो सकता है 500, 1000, 1500 सेक्शन 4-5 के अंदर. Although it includes future interest or is payable at an indicated rate of exchange, यानी कि उसके ऊपर इंटरेस्ट जरूर लगाया जा सकता है. ठीक है, जो भी उस टाइम पे कोर्स ऑफ एक्सचेंज में चल रहा है. द पर्सन टू whom it is clear that the direction is giving, कि भाई जिसको भी डायरेक्शन दिया जा रहा है कि भाई पेमेंट जो है आपको करना है, मे बी अ सर्टेन पर्सन विद इन द मीनिंग ऑफ एक सर्टेन पर्सन हो सकता है. यहाँ पे जरूरी नहीं कि अनकंडीशनली भाई आप कर रहे हो, भाई एक इंसान को आप कर रहे हो, मिस्टर गुप्ता जी, मिस्टर मिश्रा जी को कर रहे हो. आगे आइए. सेक्शन 6 चेक. बड़ा इंपॉर्टेंट है चेक की भी डेफिनेशन भी. चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज. क्वेश्चन पूछा जाता है, इज चेक अ बिल ऑफ एक्सचेंज? इज चेक इंक्लूडेड इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स डैश, ए चेक, बी प्रॉमिसरी नोट, ऐसे करके पूछा जाता है. ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड. कि भाई उसको पेबल तब तक ही नहीं किया जाएगा. चेक के अंदर एक फीचर है कि जब तक डिमांड नहीं किया जा रहा है वो पेबल नहीं होता है. ठीक है, क्या क्या इंक्लूडेड होगा? द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक, द चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. Check in the electronic form means a check drawn in electronic form by using any computer resource and signed in a secure system with digital signature with or without biometric signature and asymmetric crypto system with or without signature. तो ये asymmetric crypto system हम लोगों ने IT एक्ट के अंदर भी पढ़ा था. तो ये माना जाता है कि ये चेक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में निकाला गया. आगे आ जाइए. ट्रंकेटेड का मतलब वो चेक विच इज ट्रंकेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ क्लियरिंग साइकिल either by the clearing house or by the bank whether paying or receiving payment. यानी कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ स्टैंपिंग हुई है या उसमें साइनिंग हुई हुई है. ठीक है. immediately on the generation of an electronic image for transmission substitution the further physical movement of the check. तो ये कह रहा है ट्रंकेटेड चेक का मतलब वो होता है जिसको मार्क किया गया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लियरिंग साइकिल के टाइम पे, या तो क्लियरिंग हाउस ने किया है या बैंक के द्वारा, वेदर पेइंग और रिसीविंग पेमेंट बैंक के द्वारा किया गया. इमीडिएटली ऑन जनरेशन, इसका जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक इमेज निकला फॉर ट्रांसमिशन उसी टाइम पे ट्रंकेटेड किया गया हो, सब्सटीट्यूटिंग द फर्दर फिजिकल मूवमेंट, यानी कि उस चेक के फिजिकल मूवमेंट को सब्सटीट्यूट करते हुए ट्रंकेटेड है. उसके बाद द होल्डर ऑफ द चेक कैन प्रेजेंट इट बिफोर द बैंक एनी नंबर ऑफ टाइम्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. जो चेक के होल्डर हैं वो प्रेजेंट कर सकते हैं बैंक के सामने एनी नंबर ऑफ टाइम्स बिफोर इट्स वैलिडिटी. वैलिडिटी से पहले उसको यूज करा जा सकता है. आगे देखिए. होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स कई बार पूछा गया है. सेक्शन 8 डिफाइन होल्डर, 9 होल्डर इन ड्यू कोर्स. 8 ये कहता है कि होल्डर एक जो प्रॉमिसरी नोट का जो होल्डर होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज का जो होल्डर होता है, चेक का जो होल्डर होता है, उसको कहा जाता है मीन्स एनी पर्सन एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम टू द पोजेशन एंड टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द पार्टीज. भाई होल्डर कौन होता है? मैं कह दूं कि आप होल्डर हो, यानी कि ये ही ओन्स, ये कुछ पैसा ओन कर रहा है अदर पार्टी से, ये हो गया होल्डर. अब दूसरा देखिए, वेयर द नोट बिल ऑफ एक्सचेंज इज लॉस्ट, मान के चलिए खो गया, डिस्ट्रॉय हो गया. इट्स होल्डर इज द पर्सन सो एंटाइटल्ड एट द टाइम ऑफ सच लॉस और डिस्ट्रक्शन. तो कौन माना जाएगा कि होल्डर है? इज द पर्सन who is so entitled at the time. अब उस पर्टिकुलर प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक
मान के चलिए अगर डिस्ट्रॉय या लॉस्ट हो जाता है तो इट्स होल्डर इज द पर्सन सो एंटाइटल्ड एट द टाइम ऑफ सच लॉस और डिस्ट्रक्शन, उसको माना जाएगा हु वाज सो एंटाइटल्ड टू द बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक। सेक्शन 9 होल्डर इन ड्यू कोर्स, कोई भी इंसान हु फॉर द कंसिडरेशन बिकेम द पोजेसर, हु फॉर कंसिडरेशन के वजह से ही बिकेम द पोजेसर, पोजेस कर रहा है क्या, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, इफ पेएबल टू द बेयरर, ये कौन है, होल्डर इन ड्यू कोर्स सेक्शन 9। दूसरा, became the payee or endorsee of a promissory note, bill of exchange, check, if payable to order before the amount mentioned in it became payable and without having sufficient cause to believe that any defect existed in the title of the person from whom he derived his title। तो सिंपली कह रहे हैं कि भाई होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होगा, जो मान के चलिए बन गया पोजेसर प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक का, इफ पेएबल टू द बेयरर, अगर आपने बेयरर को उसको पेएबल कर दिया तो होल्डर इन ड्यू कोर्स वो हो जाएगा जो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बन गया। दूसरी चीज, बिकेम द पेई या इंडोर्सी बन गया, पेई या इंडोर्सी बन गया किसका, पीएन का, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक का, अगर आप इसको पेएबल ठहरा रहे बिफोर द अमाउंट मेंशन इन इट बिकेम पेएबल। अब मान के चलिए वो अमाउंट एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर मान के चलिए पेएबल होने वाला था, उससे पहले हो गया, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा, एंड विदाउट हैविंग सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट एनी डिफेक्ट, उसको पता ही नहीं कोई डिफेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है इन द टाइटल ऑफ द पर्सन। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, मैं आपको खाली इसको जनरली बताऊंगी। जैसे कि सेक्शन 10 डिफाइन करता है, सेक्शन 10 डिफाइंस पेमेंट इन ड्यू कोर्स, इट मींस पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ। पेमेंट ड्यू कोर्स का मतलब क्या है, पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस, कोई भी नेग्लिजेंस नहीं है, टू एनी पर्सन इन पोजेशन अंडर द सर्कमस्टांसेस which do not afford a reasonable ground for believing that he is not entitled to receive the payment of amount therein mentioned। भाई हम जनरली मानेंगे कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स हो रहा है, जो इन अकॉर्डेंस विद द लॉ हो रहा है, गुड फेथ में हो रहा है ना, और जो रीजनेबल ग्राउंड नहीं है कि भाई ये इंटाइटल्ड, अगर हमें नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई ग्राउंड नहीं एग्जिस्ट होना चाहिए कि हमें लग रहा हो कि अदर पर्सन ऑथराइज नहीं है पैसा लेने की। ठीक है, आगे देखिए। 11 डिफाइंस इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक ड्रॉन और मेड इन इंडिया, इंडिया में बनाया गया है उसको, ठीक है, एंड मेड पेएबल इन और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। सेक्शन 11 इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, इसको इनलैंड इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। 14 कहता है नेगोशिएशन के बारे में बात करता है, जब कोई प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक को ट्रांसफर करते हो किसी पर्सन को, so as to constitute that person the holder, the instrument is said to be negotiated। भाई जब हम अदर पर्सन को भेजेंगे और अदर पर्सन को हम जिम्मेदार ठहराएंगे, यानी कि अगर हम उसको ट्रीट कर रहे हैं एज द होल्डर, तो आप ये समझ लो ये जो इवेंट हुआ या ये जो ट्रांसफर हुआ है ना, इसको हम कहेंगे नेगोशिएशन। 15 बात करता है व्हेन द मेकर और होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइंस द सेम अदरवाइज देन सच मेकर फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन। मान के चलिए जो मेकर होल्डर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का है साइन कर रहा है, अदरवाइज देन सच मेकर फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन ऑन द बैक और फेस ऑन अ स्लिप ऑफ पेपर एनेक्स देयरटू, और सो साइंस फॉर द सेम पर्पस अ स्टैम्प्ड पेपर इंटेंडेड टू बी कंप्लीटेड एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ही इज सेड टू इंडोर्स द सेम। इसको कहा जाता है इंडोर्सर, इंडोर्सर। ठीक है, कौन इंडोर्स कर रहा है। उसके बाद 16 के अंदर इंडोर्समेंट इन ब्लैंक एंड फुल, नॉट सो इंपॉर्टेंट, आगे आ जाइए। 17 बात करता है एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट की, जब कोई इंस्ट्रूमेंट जिसको आप मान के चलिए प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज कह सकते हो, होल्डर में एट हिज इलेक्शन ट्रीट कर सकता है इट एज आइदर एंड द इंस्ट्रूमेंट शैल बी देंसफोर्थ ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। तो वो क्या कर सकता है, इंस्ट्रूमेंट में भी कॉन्स्टिट्यूट आइदर एज प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यानी कि ये जो जिसके पास ये डॉक्यूमेंट गया है ना, वो उसको ट्रीट कर सकता है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रॉमिसरी नोट है, तो इट इज अपॉन हिम, और उसको फिर आगे की तरह कैसे ट्रीट किया जाएगा, जैसा भी आपने उसको एग्जामिन किया। 18 प्रोवाइड करता है कि जो भी अमाउंट अंडरटेक किया गया या ऑर्डर किया गया है देने के लिए, इज स्टेटेड डिफरेंटली इन फिगर्स एंड वर्ड्स, द अमाउंट स्टेटेड इन वर्ड्स, मान के चलिए अगर लिखा हुआ 10,000 रुपए,
ऐसे नंबर्स में और ऐसे लिखा हुआ 10,000, तो यहाँ पे कहा जा रहा है अगर दोनों में लिखा हुआ है तो ये हम सही मानेंगे। शैल बी द अमाउंट अंडरटेकन और ऑर्डर टू बी पेड, द अमाउंट स्टेटेड इन वर्ड्स। ठीक है। 19 बात करता है प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड एंड अ चेक आर पेबल ऑन डिमांड। तो यहाँ पे बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज जहाँ पे कोई भी टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया है एंड अ चेक आर पेबल ऑन डिमांड, तो इनको माना जाता है जैसे ही उनको डिमांड किया जा रहा है तभी वो पेबल होंगे, एज सिंपल एज दैट। 22 कहता है कि मैच्योरिटी एक प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज का तभी होता है इज द डेट एट विच इट फॉल्स ड्यू। मान के चलिए जब आपने उसको ड्यू किया है, यानी कि द डेट एट विच इट फॉल्स ड्यू, तब यहाँ पे मैच्योरिटी मानी जाती है प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज। 25 बात करता है that when the day on which a promissory note or bill of exchange is at maturity is a public holiday, instrument shall be deemed to be due on the next preceding day, business day. 26 बात करता है capacity to make promissory note। हर एक इंसान, ये इंपॉर्टेंट है, every person capable of contracting according to the law to which he is subject to, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, may bind himself and be bound by making, drawing, acceptance, endorsement, delivery and negotiation of a promissory note, bill of exchange or check. Minor may draw, endorse, deliver, negotiate such instrument so as to bind all parties except himself. Minor क्या कर सकता है? कर सकता है, ड्रॉ भी कर सकता है, इंडोर्स भी कर सकता है, डिलीवर भी कर सकता है, नेगोशिएट भी कर सकता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को क्या पार्टीज को बाइंड कर सकता है, लेकिन अपने आप को नहीं कर सकता एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। माइनर इज नॉट केपेबल। 43 बात करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेड, ड्रॉन, एक्सेप्टेड, इंडोर्स ट्रांसफर किया जा रहा है बिना कंसिडरेशन के लिए या जिसमें कंसिडरेशन है भी, विच फेल्स क्रिएट्स नो ऑब्लिगेशन ऑफ पेमेंट बिटवीन द पार्टीज टू द ट्रांजैक्शन। फिर उसके लिए कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होता अगर वो फेल कर जाता है। बट इफ एनी सच पार्टी हैज ट्रांसफर्ड हिज इंस्ट्रूमेंट विथ और विदाउट एंडोर्समेंट टू अ होल्डर, एक कंसिडरेशन के लिए, सच होल्डर एंड एवरी सब्सिक्वेंट होल्डर, वो होल्डर या उसके बाद कोई होल्डर बन रहा है, डिराइविंग द टाइटल फ्रॉम हिम ऑफ द होल्डर, रिकवर कर सकता है जो भी उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के अंदर अमाउंट ड्यू है। उसके बाद देखिए इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस दिए गए, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। 82 बात करता है मेकर, एक्सेप्टर, इंडोर्सर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट is discharged from the liability in the following manner. Discharge from liability, cancellation release payment, cancellation release payment के द्वारा माना जाएगा कि लाइबिलिटी आपकी डिस्चार्ज हो गई। आइए इसको देखते हैं। कैंसिलेशन टू अ होल्डर देयर ऑफ हु कैंसिल सच एक्सेप्टर्स या इंडोर्सर का नेम ही आपने कैंसिल कर दिया। रिलीज टू अ होल्डर देयर ऑफ हु अदरवाइज डिस्चार्जेस सच मेकर, जो मेकर है, एक्सेप्टर है या जो इंडोर्सर है उसको क्या किया जा रहा है, डिस्चार्ज किया जा रहा है, खुद ही से कर दे रहे हो आप। पेमेंट टू ऑल द पार्टीज देयर टू इफ द इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल टू बेयरर और हैज बीन इंडोर्स्ड इन ब्लैंक। पेमेंट के द्वारा मान के चलिए कैसे डिस्चार्ज किया जाता है लायबिलिटी से, इफ द इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल टू बेयरर और हैज बीन इंडोर्स्ड इन ब्लैंक, तो माना जाता है कि पेमेंट के द्वारा आपने डिस्चार्ज कर दिया। एंड सच मेकर, एक्सेप्टर, इंडोर्सर मेक्स पेमेंट इन ड्यू कोर्स ऑफ द अमाउंट ड्यू देयर ऑन, तो फिर माना जाएगा कि भाई पेमेंट कर ही दिया है तो आप डिस्चार्ज हो गए अपनी लायबिलिटी से। तो रिलीज, कैंसिलेशन ऑफ पेमेंट। 97 प्रोवाइड्स कि भाई जब कोई पार्टी है जिसको नोटिस दिया गया है डिसऑनर का, इस डिस्पैच्ड मतलब डिसऑनर का नोटिस दे दिया लेकिन उसकी डेथ हो गई, बट द पार्टी डिस्पैचिंग द नोटिस इज इग्नोरेंट ऑफ हिज डेथ, द नोटिस इज सफिशिएंट। अब मान के चलिए उसको डेथ के बारे में पता ही नहीं था, जिसने पार्टी ने उसको मतलब भेजा है उसको पता ही नहीं था, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा, द नोटिस इज सफिशिएंट माना जाएगा। 98 के अंदर आइए, दैट नो नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नेसेसरी। कब कब, जब इसको डिस्पेंस विद कर दिया गया है बाय द पार्टी एंटाइटल्ड, जब उसने डिस्पेंस विद कर दिया है तब यहाँ पे नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं है डिसऑनर की। इन ऑर्डर टू चार्ज द ड्रॉअर व्हेन ही हैज काउंटरमांडेड डिमांड, तो ये कुछ इंस्टेंसेस है। 98 वैसे कभी पूछा नहीं गया है तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आगे आइए 100 पे आइए। When a promissory note or bill of exchange has been dishonored, non acceptance की वजह से या non payment की वजह से, holder may within a reasonable time cause such dishonor to be noted and certified by a notary। मान के चलिए क्या हुआ, bill of exchange या promissory note dishonor हो गया, ठीक है, अब उसका जो completion है वो हो नहीं पाया, ठीक है, non acceptances की वजह से या पेमेंट ही नहीं किया आपने,
जो उस बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट पे दिया गया था। तो होल्डर क्या कर सकता है, उस प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज का होल्डर क्या करेगा, एक रीजनेबल टाइम के अंदर इस पर्टिकुलर डिसऑनर को नोटरी से नोटेड करा लेगा। और इसी सर्टिफिकेट को क्या कहा जाता है, इसी सर्टिफिकेट को आपने सुना होगा प्रोटेस्ट के बारे में, इसी को प्रोटेस्ट कहा जाता है। अपनी बेयर एक्ट को लेके बैठेगा, जरूर से मार्क कर लीजिएगा वहां पे, इट इज नोन एज अ प्रोटेस्ट। ठीक है, आगे आइए। सेक्शन 118 प्रिजम्पशन एज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये प्रोवाइड करता है कि विद द कॉन्ट्रारी इज प्रूफ फॉलोइंग प्रिजम्पशन, क्या कंसिडरेशन का प्रिजम्पशन, डेट का, टाइम ऑफ ट्रांसफर, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। तो शुरुआत में जो सेक्शंस हैं वहां पे जो टर्म्स यूज करे गए हैं ना, उसका कहीं ना कहीं प्रिजम्पशन यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, आगे आइए। तो कंसिडरेशन कि भाई हर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज मेड या उसको ड्रॉ किया गया फॉर कंसिडरेशन, ये प्रिज्यूम किया जाएगा, और कि हर एक इंस्ट्रूमेंट जब उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, इंडोर्स कर दिया गया, नेगोशिएट हो गया, ट्रांसफर हो गया, वो एक्सेप्ट किया गया था, इंडोर्स किया गया था, ये प्रिज्यूम किया जाएगा। डेट कि भाई हर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर डेट मेंशन्ड है, तो ड्यू डेट की अगर बात आ रही है, अगर डेट मेंशन्ड है उसको माना जाएगा कि भाई आपने बनाया था या ड्रॉ किया गया था उस पर्टिकुलर डेट पे। ठीक है, पेमेंट की बात यहां नहीं हो रही है, यहाँ पे एंडोर्समेंट यानी कि जब आपने उसको ड्रॉ किया था, जब बनाया गया था। एक्सेप्टेंस कि भाई एक्सेप्ट किया गया, हर एक बिल ऑफ एक्सचेंज वाज एक्सेप्टेड विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर इट्स डेट्स एंड बिफोर इट्स मैच्योरिटी, ये प्रिज्यूम किया जाएगा। ट्रांसफर की अगर हम लोग फ्रेंड्स बात करें कि हर एक ट्रांसफर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का उसकी मैच्योरिटी से पहले हुआ था, ये प्रिज्यूम किया जाएगा। एंडोर्समेंट कि भाई एंडोर्समेंट जो हुआ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, ये वाज मेड इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर देयर ऑन, जिस हिसाब से हमें दिखाया जा रहा है एंडोर्समेंट उसी प्रकार से हुआ था, ये प्रिज्यूम किया जाएगा। स्टैंपिंग का कि अगर कोई लॉस्ट प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक है, वो स्टैम्प था, ये प्रिज्यूम किया जाएगा। दैट अ होल्डर इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, दैट अ होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये भी प्रिज्यूम किया जाएगा। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसको ऑब्टेन किया गया है लॉफुल ओनर के द्वारा और फ्रॉम एनी पर्सन इन लॉफुल कस्टडी, होल्डर इन ड्यू कोर्स आपको कब माना जाएगा, जब आप लॉफुल ओनर के द्वारा आपने वो इंस्ट्रूमेंट लिया है, सॉरी, या फिर किसी ऐसे इंसान से लिया है जो लॉफुल कस्टडी होल्ड कर रहा है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ एन ऑफेंस और फ्रॉड और हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेकर और एक्सेप्टर देयरऑफ बाय मीन्स ऑफ एन ऑफेंस और फ्रॉड और अनलॉफुल कंसिडरेशन, द बर्डन ऑफ प्रूविंग कि जो होल्डर इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स लाइज अपॉन हिम। अगर आपने ऐसे कहीं लिया है और आपको प्रूव करना है तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर लाई करता है। 119 प्रिजम्पशन की बात करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रिजम्पशन ऑन प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट, अगर कोई सूट है इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड विच हैज बीन डिसऑनर्ड, कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट प्रिज्यूम द फैक्ट ऑफ डिसऑनर अनलेस एंड अंटिल इट इज प्रूफ। तो प्रोटेस्ट के अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि भाई जब कोई प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज को डिसऑनर किया गया है नॉन एक्सेप्टेंस या नॉन पेमेंट की वजह से, तो होल्डर क्या करेगा, डिसऑनर नोटरी के द्वारा करा लेगा। तो यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि हियर 119 के अंदर कि सूट अपॉन विच एन इंस्ट्रूमेंट हैज बीन डिसऑनर्ड, कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा प्रोटेस्ट के प्रूफ पे कि भाई डिसऑनर हुआ था, जब तक कि आप ये प्रूव करोगे, जब तक कि अदर पार्टी ये प्रूव नहीं करती है कि डिसऑनर नहीं हुआ था। तो कोर्ट तो ये प्रूव कर रहा है प्रोटेस्ट के टाइम पे कि यहाँ पे डिसऑनर हो गया था। 123 बात करता है कि जहाँ पे कोई चेक बेयर कर रहा है अक्रॉस इज फेस एन एडिशन ऑफ वर्ड्स कंपनी एंड एनी एब्रीविएशन देयर ऑफ बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ऐसे होती है ना चेक में, ये देखिए कुछ इस प्रकार का होता है, और जब यहाँ पे ये कंपनी का नाम होता है, ठीक है, द चेक शैल बी डीम्ड टू बी क्रॉस्ड जनरली, जनरली माना जाएगा। आगे आइए 124 चेक बेयर्स अक्रॉस इट्स फेस एंड एडिशन नेम, सब प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, नॉट इंपॉर्टेंट। 126 जहां पे चेक इज क्रॉस जनरली, द बैंकर ऑन हुम इट्स ड्रॉन शैल नॉट पेड अदरवाइज देन टू अ बैंकर। ठीक है, वेयर अ चेक इज क्रॉस स्पेशली, द बैंकर ऑन हुम इट्स ड्रॉन शैल नॉट पेड अदरवाइज देन टू अ बैंकर टू हुम इट इज क्रॉस्ड और हिज एजेंट फॉर कलेक्शन। 137 प्रोवाइड्स दैट लॉ ऑफ एनी फॉरेन कंट्री रिगार्डिंग प्रोमिसरी नोट्स, किसी फॉरेन कंट्री का जो लॉ है ना, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक्स के मामले में,
shall be presumed to be the same as that of India unless and until the contrary। हम मानेंगे कि किसी फॉरेन कंट्री का जो लॉ है उसका प्रिजम्पशन बताया गया है। अब आइए इसके ऊपर द मोस्ट इंपॉर्टेंट द मोस्ट आस्क्ड चैप्टर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और आए दिन जो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स है हमारी कंट्री के, आए दिन इससे रिलेटेड जो है चर्चा करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आइए इसको देखते हैं। सेक्शंस चैप्टर 17 सेक्शंस 138 to 48 डील्स विद द पनिशमेंट इन केसेस ऑफ डिसऑनर ऑफ सर्टेन चेक्स। तो अगर किसी चेक का डिसऑनर हो रहा है फंड्स की इनसफिशिएंसी की वजह से, जहां पे आपने बैंक से कहा कि आप पैसा निकाल लो, आपने चेक तो दे दिया लेकिन आपके बैंक में पैसा ही नहीं था, तो उसमें क्या होगा, डिसऑनर हो गया। क्यों? क्योंकि फंड्स की इनसफिशिएंसी है। सेक्शन 138 डील्स विद डिसऑनर ऑफ चेक्स फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। फॉलोइंग आर एसेंशियल्स। पहली चीज, द चेक मस्ट बी ड्रॉन बाय अ पर्सन ऑन एन अकाउंट मेंटेन्ड बाय हिम विद अ बैंकर फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी। पैसे की बात है, या अनदर पर्सन फ्रॉम आउट ऑफ दैट अकाउंट। सो द चेक मस्ट बी ड्रॉन बाय अ पर्सन ऑन एन अकाउंट मेंटेन्ड बाय हिम। मेरा अकाउंट है, एक बैंक के अंदर है, पेमेंट के लिए कोई पैसा टू अनदर पर्सन फ्रॉम दैट अकाउंट, यानी कि जिसको चेक आप दे रहे हो। उस दूसरी चीज, सच पेमेंट मस्ट बी फॉर द डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट। ठीक है, होल या डिस्चार्ज हो रहा है, होल और इन पार्ट ऑफ। उसके बाद देखिए, चेक होल और इन पार्ट, चेक इज रिटर्न बाय द बैंक अनपेड। मान के चलिए अगर चेक रिटर्न किया जा रहा है बैंक के द्वारा अनपेड है, आइदर कि भाई पैसा द अमाउंट ऑफ मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ दैट अकाउंट, उस अकाउंट के अंदर जो क्रेडिट का जो लिमिट है इज इनसफिशिएंट टू द ऑनर द चेक। मान के चलिए चेक को ऑनर करने के लिए या चेक को कंप्लीट करने के लिए इनसफिशिएंटी ऑफ फंड्स है, या फिर इट एक्सीड्स द अमाउंट अरेंज्ड टू बी पेड फ्रॉम दैट अकाउंट। मान के चलिए अकाउंट से आप 10,000 रुपए दे सकते हो, आपने जो चेक दिया हुआ है वो 20,000 का है। तो एक तो ये चीज है। उसके बाद इन अबव रिक्वायरमेंट्स अगर ये फुलफिल हो रही हैं, then such person shall be deemed to have committed an offense and shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine which may extend to twice the amount of check। Remember this, कितना पनिशमेंट अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। ठीक है, और वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे, जरूरी नहीं दोनों चीजें, और वर्ड है, पैसा ही नहीं है या अकाउंट से जितना पैसा दिया जा सकता है उससे ज्यादा का चेक दे दिया तो भी, तो अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, आप मतलब बेवकूफ बना रहे हो ना अगले को, तो ऐसे में उसको पनिश किया जाएगा 2 साल के लिए, या फिर जो आपका फाइन है ना, अगर 10,000 रुपए फाइन लग रहा है, नहीं अगर 10,000 रुपए का चेक है तो 20,000 रुपए फाइन लगाया जाएगा आपके ऊपर। द चेक और फाइन या फिर पनिशमेंट दोनों दी जाएगी। ठीक है, आगे आइए। प्रोवाइजो क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। प्रोवाइजो कहता है कि सर्टन अदर रिक्वायरमेंट्स ले डाउन करता है। सेक्शन 138 शैल नॉट बी एप्लीकेबल अनलेस, पहली चीज, द चेक हैज बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज ड्रॉन। मान के चलिए जनवरी में ये ड्रॉ किया गया था, तो जैन से फेब, फेब से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से पहले पहले आपने ये चेक जो है बैंक लेके गए हो। ऐसा नहीं है मुझे चेक दिया गया है 3 महीना गुजर गया, ठीक है, विद इन द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी विच एवर इज अर्लियर। अब मान के चलिए एक और चीज है, खाली उस चेक की वैलिडिटी जो है फरवरी तक की थी, तो उससे पहले ही 3 महीने का जरूरी नहीं है कि हम अप्रैल तक ही वेट करें। अगर मान के चलिए दिसंबर में कराए, फेब तक की खाली वैलिडिटी है, तब क्या, तब भी, या मान के चलिए जैन में किया है, फेब तक की वैलिडिटी है, तब क्या, तो भी माना जाएगा कि यहाँ पे ये कहीं ना कहीं लैप्स कर जाता है। दूसरी चीज, द पेई और द होल्डर इन ड्यू कोर्स चेक का मेक्स अ डिमांड फॉर द पेमेंट ऑफ द सेड अमाउंट ऑफ मनी बाय गिविंग नोटिस in writing to the drawer of the check within 30 days of the receipt of the information by him from the bank regarding the return of the check as unpaid।
ध्यान दीजिएगा। तो पहली चीज हमने टाइम पीरियड देखा 3 महीने का, या फिर 3 महीने के अंदर अंदर आपने उसका डिमांड कर लिया हो। दूसरी चीज, जो पेई है, जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है चेक का ना, वो डिमांड करता है कि भाई ये जो सेड अमाउंट ऑफ मनी है 10,000 रुपए आप मुझे दीजिए, नोटिस दिया हुआ है राइटिंग में, उसने ड्रॉअर को, चेक के ड्रॉअर को उसने ये नोटिस दिया हुआ है 30 दिन के अंदर अंदर। जब उसको ये खबर मिलती है, he gets the information from him, information by him from the bank, 30 दिन के अंदर अंदर बैंक ने बता दिया ये जो चेक है ये बाउंस हो चुका है, ये अनपेड है। तो उसने क्या किया, 30 डेज के अंदर अंदर ड्रॉअर को एक नोटिस लिखा कि भाई आप पैसा दीजिए मेरा 10,000 रुपए, क्योंकि बैंक ने तो यहाँ पे उसको बाउंस कर दिया है। समझ रहे हो आप? तो जब तक कि पहली चीज ये देखी जाएगी कि क्या आप 3 महीने के अंदर अंदर चेक लेके गए थे बैंक, पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी चीज देखी जाएगी, क्या आपने जब आप चेक लेके गए बैंक और उसके बाद आपको बैंक में ये पता लगा कि चेक तो अनपेड हो रहा है, बाउंस हो गया है, तो क्या आपने 30 दिन के, आप बैठे नहीं रहे 2 महीना तक बैठे पड़े हो, कुछ है ही नहीं, कुछ किया ही नहीं आपने, 30 दिन के अंदर अंदर क्या आपने ड्रॉअर को नोटिस भेजा, ईमेल किया, मैसेज किया? ईमेल मैसेज तो नहीं, क्या उसको ये खबर दी कि भाई ये बाउंस हो चुका है? फिर देखिए, द ड्रॉअर ऑफ सच चेक fails to make the payment of the said amount to the payee or to the holder in due course of the check within 15 days of the receipt of such notice। मान के चलिए 1 तारीख को नोटिस आपने भेज दिया था, उसकी रसीद है अगले के पास, नोटिस भेज दिया था। अब क्या है, मात्र 16 तारीख तक वेट किया जाएगा, मात्र 16 तारीख तक वेट किया जाएगा, 15 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है। ठीक है, अब क्या है, डेट ऑफ अदर लाइबिलिटी मीन्स अ लीगली एनफोर्सेबल डेट और अदर लाइबिलिटी। मेंस रिया का कोई जगह नहीं होता है यहाँ पे। 138 के अंदर ये नहीं देखा जाएगा कि आपका इंटेंशन था नहीं था, आपने अदर पर्सन को रॉन्ग कमिट किया है, सफरिंग हुई अदर पर्सन को। 139 प्रोवाइड्स प्रिजम्पशन ऑफ डेट और लाइबिलिटी। इट शैल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस कॉन्ट्रारी इज प्रूव्ड दैट द होल्डर ऑफ अ चेक received the check of the nature referred to in section 138 for the discharge in whole or in part of any debt or other liability। 139 presume ये करता है कि वो इंसान जो 138 में गया था बैंक, जिसका डिसऑनर हो चुका है, वो गया ही इसलिए था कि उसको सेटिस्फाई करने के लिए, जो चेक था उसका पैसा लेने के लिए गया था। ठीक है, इट शैल बी प्रिज्यूम अनलेस कॉन्ट्रारी इज प्रूव्ड कि जो होल्डर है चेक का, रिसीव कराया हुआ है चेक उसने, जो भी 138 के अंदर जो भी नेचर दिया गया है, डिस्चार्ज के लिए उस पर्टिकुलर चेक का पैसा यूज ही करने के लिए चेक इशू किया है ना, ये प्रिज्यूम किया जाएगा। सेक्शन 140 प्रोवाइड्स दैट इट शैल नॉट बी अ डिफेंस इन अ प्रोसिक्यूशन, कि अगर 138 के अंदर मान के चलिए हमारे पर चार्ज लगाया गया, हमारा ट्रायल चल रहा है, तो ये कोई डिफेंस नहीं होगा प्रोसिक्यूशन के लिए कि दैट द ड्रॉअर हैड नो रीजन टू बिलीव when he issued the check that check may be dishonored। भाई हमें पता ही नहीं था चेक डिसऑनर हो जाएगा, ये कोई डिफेंस थोड़ी ना है। ठीक है, तो पहली चीज तो आप 3 महीने के अंदर अंदर प्रेजेंट करोगे, उसका डिसऑनर होगा, 30 दिन का आप नोटिस दोगे, उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर अगर वो फेल कर जाता है, एट द एक्सपायरी ऑफ 15 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ नोटिस, इंस्टीट्यूशन ऑफ कंप्लेंट विद इन 1 मंथ। तो ये भी एक कंडीशन है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले 3 महीने के अंदर अंदर, जनवरी में मुझे चेक दिया गया था, मैंने फरवरी में मैं लेके चली गई बैंक, मुझे यूज करना था पैसा, मैंने गई, वैलिडिटी पीरियड हो गया। उसके बाद क्या हुआ, बैंक कहता है कि आपका चेक डिसऑनर हो गया, चेक डिसऑनर्ड हो गया। रीजन क्या है, पैसा ही नहीं है। अरे ये तो इनका अकाउंट ही 10,000 रुपए का, ये तो कह रहे 20,000 रुपए लेने के लिए आपसे, नहीं हो सकता। तीसरी चीज, अब आपने क्या किया, जब आप घर आए आपने कहा कि यार ये तो कोई बात ही नहीं है, मेरे से पैसा लिया, आप मुझे चेक दिया है तो मैं पैसा ही नहीं यूज कर पा रहा हूँ, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, ये तो बाइंडिंग है ना अभी भी, अब ये जो चेक है इसको हम सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, डिसऑनर हो गया। तो क्या होगा, अब यहाँ पे जब हम घर आए हमने क्या किया, हमने अदर पार्टी को, जिसने चेक इशू किया था, जिसने चेक मुझे दिया था, मैं गए, मैंने उनको नोटिस लिखा, मैंने नोटिस लिख के बताया कि भाई आपका चेक जो आपने मुझे दिया था वो डिसऑनर हो गया। अब रिसिप्ट ऑफ नोटिस मेरे पास होगी, मैंने नोटिस लिख दिया इनको, फरवरी में मैं गई थी, मैंने मतलब फरवरी एंड होते होते ही मैंने ये नोटिस लिख दिया था उनको। अब जो ड्रॉअर है, अब ड्रॉअर को मैंने नोटिस लिखा था, ड्रॉअर फेल कर जाता है, 15 दिन तक की वो फेल हो गया, उसने नोटिस मिलने के बाद भी उसने पेमेंट नहीं करा,
जैसे ही 15 दिन गुजर जाते हैं तो आपने 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लेंट कर दी हो, ये पर्टिकुलर चीजें आपको फुलफिल करनी होगी। आगे आ जाइए। अब कुछ कंपनीज के ऑफेंसेस के बारे में बताया, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। कंपनी के ऑफेंसेस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। सेक्शन 141 प्रोवाइड्स कि भाई कोई भी पर्सन है अगर कोई ऑफेंस कर रहा है 138 के अंदर, इज अ कंपनी, एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ ऑफेंस वाज कमिटेड वाज इन चार्ज, वो चार्ज में था, एंड वाज रिस्पॉन्सिबल टू, जिम्मेदारी थी उसकी, द कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी, उस पर्टिकुलर कंपनी के बिजनेस में वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एज वेल एज द कंपनी ये डीम किया जाएगा कि उसने भी ऑफेंस किया है, एंड शैल बी लायबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एंड पनिश अकॉर्डिंगली। ये ऑफेंस कंपनी के द्वारा भी हुआ है। इट शैल रेंडर एनी पर्सन लायबल टू पनिशमेंट, या अगर ये प्रूव किया जाता है कि भाई ऑफेंस उसके द्वारा किया गया था विदाउट हिज नॉलेज और दैट ही हैड एक्सरसाइज ऑल ड्यू डिलिजेंस टू प्रिवेंट द कमिशन ऑफ सच ऑफेंस, इट शैल रेंडर एनी पर्सन लायबल टू पनिशमेंट। उसके बाद वेयर अ पर्सन इज नॉमिनेटेड एज अ डायरेक्टर, कंपनी का डायरेक्टर हो, विद द वर्च्यू ऑफ होल्डिंग एनी ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, या फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ओन्ड और कंट्रोल बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, एज द केस में बी, ही शैल नॉट बी लायबल फॉर प्रोसिक्यूशन। यहाँ पे उसको लायबल नहीं ठहराया जाएगा अगर आप केंद्र या राज्य सरकार के अंदर हो। 141 क्लॉज 2 प्रोवाइड्स कि अगर कोई भी ऑफेंस कमिट किया गया है इस एक्ट के अंदर, हैड बीन कमिटेड बाय अ कंपनी, और ये प्रूव कर दिया जाता है कि ऑफेंस कमिट हुआ था with the consent or connivance or is attributed to any neglect on the part, अगर कोई neglect किया गया है किसी डायरेक्टर के द्वारा, मैनेजर या सेक्रेटरी के द्वारा कंपनी के, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty. Cognizance 142 कि भाई notwithstanding anything contained in CRPC, no court shall take cognizance of any offence under section 138, very very important, बहुत important section है ये। एक्सेप्ट अपॉन अ कंप्लेंट, कंप्लेंट करोगे राइटिंग में, मेड बाय द पेई और द होल्डर इन ड्यू कोर्स, सच अ कंप्लेंट इज मेड विद इन 1 मंथ, वही 1 मंथ का जो कंडीशन है वो फुलफिल करना पड़ेगा आपको। उसके बाद नो कोर्ट इंफीरियर टू अ मेट्रोपॉलिटन या जेएमएफसी, जेएमएफसी होता है 138 के अंदर जो ट्राई करता है। केस है देखिए दशरथ रूपत राठौड़, सॉरी राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ओके तो ये राठौड़ ही होगा, स्पेलिंग एरर है, इसको देख लीजिएगा एक बार। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ कंप्लेंट ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक कैन बी फाइल्ड ओनली टू द कोर्ट, उसी कोर्ट में करोगे जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में चेक को डिसऑनर किया गया था बाय द बैंक जब उसको ड्रॉ किया गया था। और इस केस में 2 जज बेंच का जजमेंट था कि भास्करन के केस में उसको ओवररूल किया गया था, ठीक है। और अमेंडमेंट एक्ट 2015 का इनैक्ट किया गया था कहीं ना कहीं दशरथ रूपत राठौड़ के केस को ओवररूल करने के लिए। 142 के अंदर सबसेक्शन 2 को इंसर्ट किया गया इस एक्ट से, और ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी ऑफेंस जो कमिट किया गया है सेक्शन 138 के अंदर, इसको इंक्वायर ट्राई किया जाएगा ओनली बाय द कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन, विद इन हुज द लोकल जुरिस्डिक्शन ए, अगर चेक को डिलीवर किया गया है कलेक्शन के लिए थ्रू एन अकाउंट, द ब्रांच ऑफ द बैंक वेयर द पेई, the branch of the bank where the payee या holder maintains the account situate कर रहा है। फिर B point, if the check is presented for payment by the payee या holder in due course, otherwise account के द्वारा नहीं गए हैं, the branch of the drawee bank where the drawer maintains the account, वहां पे जहां पे situate कर रहा है उसका अकाउंट वहां पे होगा। For the purpose of clause A, where the check is delivered for the collection at any branch of the bank of the payee or holder in due course, then the check shall be deemed to have been delivered to the branch of the bank in which the payee or holder in due course maintains the account. Explanation ये कहता है 142A provides for validation of transfer of pending cases, बहुत इंपॉर्टेंट है, jurisdiction of trial, collection through account या otherwise। कलेक्शन अगर अकाउंट के थ्रू कर रहे हो तो कहाँ पे करोगे, where the payee or holder in due course maintains an account, otherwise where the drawer maintains an account। तो जहां पे पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स अकाउंट मेंटेन कर रहा है, तब जहां पे आप अकाउंट के थ्रू कलेक्शन कर रहे हो, अदरवाइज जहां पे ड्रॉअर मेंटेन करता है वहां पे होगा। आगे आ जाइए, समरी ट्रायल के बारे में दिया गया है 143 के अंदर, कहते हैं नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीआरपीसी, ऑल ऑफेंसेस अंडर दिस चैप्टर
shall be tried by JMFC हम देख चुके हैं. In the cases of any conviction in a summary trial under इस section के, it shall be lawful for the magistrate to pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding 1 year and an amount fine exceeding 5,000 rupees. तो कर सकते हो आप. अब ये कुछ इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे समरी ट्रायल होता है. बेसिकली समरी ट्रायल आप जानते हो, कोई नेचर केस का ऐसा है जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर मे हैव बीन पास्ड, या फिर अनडिजायरेबल है जहाँ पे ट्राई करना केस समरी को मैजिस्ट्रेट क्या करेगा जब हियर करेगा, उसका प्रोसीजर बताया गया है. इसकी पार्टीज की हियरिंग के बाद रिकॉल कर सकता है विटनेसेस को एंड हियर और हियर री हियर कर सकता है इस केस को. ये सारी चीज़ें दी गई हैं. इंटरिम कॉम्पनसेशन 143A 2018 में ऐड किया गया था. नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन CRPC, कोर्ट ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर 138 may order the drawer of the check to pay interim compensation to the complainant. Summary trial या summons केस में where he pleads not guilty, जब वो not guilty plead करता है to the accusation made in the complaint and in any other case on framing of charge. 143 clause 2 provide करता है interim compensation shall not exceed 20% of the amount. चलिए, interim compensation से related provisions हैं, ये हम लोग देख लेंगे. अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे देखिए 144 के अंदर सर्विस ऑफ सम्मन का मोड दिया गया है. 145 अगेन प्रोसीजरल एफिडेविट की बात करता है. 146 के अंदर दिया गया है बैंक की स्लिप प्रेमा फशाई एविडेंस होगी सर्टेन फैक्ट्स का. और 148 के अंदर जो है वो दिया गया है कि इसको अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था और ये अपीलेट कोर्ट की पावर बताता है कि अपील के अंदर बाय द ड्रॉअर अगेंस्ट द कन्विक्शन अंडर सेक्शन 138, जब ड्रॉअर जो है अपील में जाता है, अपीलेट कोर्ट ऑर्डर कर सकता है अपीलेंट को अमाउंट ऑफ मनी जो है सबमिट करने के लिए विच शैल बी मिनिमम 20% ऑफ द फाइन और कॉम्पनसेशन. मतलब 20% तो आपको देना ही देना पड़ेगा. ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर दी गई है. आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद आज का सेशन एंड करेंगे. टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, विद इन हाउ मेनी डेज द चेक शुड बी प्रेजेंटेड टू द बैंक. आपको पता होना चाहिए जब उसको ड्रॉ किया है. देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, विद इन 3 मंथ्स जो है आपको बैंक को प्रेजेंट करना होगा. ये हम लोग देख चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अंडर सेक्शन 118 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट व्हाट प्रिजम्पशन शैल नॉट बी मेड. देखिए द होल्डर ऑफ अ चेक रिसीव द चेक फॉर डिस्चार्ज ऑफ एनी डेट और अदर लाइबिलिटी. ये हम लोगों ने एक अलग स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर देखा. 118 के अंदर कंसिडरेशन, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस और ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट, इन तीनों ही से रिलेटेड प्रिजम्पशन दिया गया है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन विच कैन बी इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोआ एक्ट 10,000 1 लाख इक्वल टू चेक्स अमाउंट ट्वाइस द चेक्स अमाउंट. आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्शन 138 के अंदर 2 बातें करी गई हैं. एक तो इन्होंने फाइन के बारे में बताया है और दूसरा इन्होंने पनिशमेंट के बारे में बताया है. तो पनिशमेंट तो क्लियरली इन्होंने दी है 2 years, और अगर डिसऑनर के मामलों में फाइन की बात करें तो ट्वाइस द अमाउंट इन दी चेक, ये बताया गया है. तो डी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर. राइट, आगे आ जाइए. अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 हाउ मेनी टाइम्स अ होल्डर ऑफ अ चेक कैन प्रेजेंट इट बिफोर अ बैंक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी. तो वैलिडिटी के टाइम पे जहां पे चेक अभी भी वैलिड है, वैलिडिटी एंड होने के बाद मान के चलिए फेब में वैलिडिटी एंड हो रही है, तो फेब के बाद आप कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते. लेकिन उससे पहले कितनी भी बार, एनी नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, ऐसा कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं किया गया है. डी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर. आगे आइए. अंडर सेक्शन 143 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ट्रायल शैल बी कंडक्टेड विद इन डैश मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट. 2, 4, 6 या 8 सेक्शन 143 के अंदर क्लियरली दिया गया है कि 6 महीने के जैसे ही कंप्लेंट आप फाइल कर रहे हो तो 6 महीने के अंदर ही अंदर ये जो ट्रायल है इसको कंक्लूड कर दिया जाएगा. आगे आइए. द कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ NI Act कैन बी टेकन बाय JMFC हैविंग टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन एट A, the place of issuance, place of delivery, place when the complainant chooses to present,
प्लेस विद द चेक इज डिसऑनर्ड, तो हमेशा याद रखिएगा जहां पे भी इशू किया जा रहा है चेक वहां पे माना जाएगा कि कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। तो इशुएंस की बात याद रखिएगा। दो एस्पेक्ट्स यहाँ पे हमने देखे थे, ये देखिए दो। तो कलेक्शन कहाँ पे माना कहाँ पे जाता है, तो 142 ये वैलिडेशन की बात करता है। और जुरिसडिक्शन ऑफ ट्रायल की बात अगर हम करें तो देखिए कलेक्शन थ्रू अकाउंट जहाँ पे पे या होल्डर ड्यू इन कोर्स मेंटेन करता है अकाउंट, अदरवाइज के केसेस में जहाँ पे ड्रॉअर मेंटेन करता है अकाउंट। तो बेसिकली इन दी एंड अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो जहाँ पे इशू किया जा रहा है वो माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, ए साइंस अ इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग टर्म्स, which instruments are promissory note under section 4 of NI Act. तो I promise to pay B or order rupees 500 to be paid on demand. B, I promise to pay B rupees 1000 on all some other which shall be due to him. Pay rupees 5000 first deducting. तो हम लोगों ने देखा है कंडीशन तो मानी नहीं जाती है, तो A यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, which section provides offences under negotiable instrument act shall be compoundable. ये 147 के अंदर दिया गया है। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, अगर ऑफेंसेस की कंपाउंडिंग का पूछा जा रहा है आपसे तो इसका मतलब होता है कि इसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। कंपाउंडिंग मीन्स कॉम्प्रोमाइजिंग बिटवीन द पार्टीज, यानी कि जो चार्ज लगाया जा रहा है वापस दिया जा सकता है। ऑफेंसेस अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट शैल बी ट्रायबल बाय, याद रखिएगा मेट्रोपॉलिटन या JMFC। आगे आ जाएगा, ऑफेंसेस अंडर द नेगोशिएबल ये सेम है JMFC। चलिए, ऑफेंस अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आर कंपाउंडेबल, ये तो हम जानते हैं। कॉग्निजेबल होते हैं, जी हाँ, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉग्निजेबल एंड कंपाउंडेबल। उसके बाद अगेन कंपाउंडेबल से रिलेटेड हमें पता है सेक्शन 147 में बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ए साइंस द इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग टर्म्स, स्टेट द इंस्ट्रूमेंट विच कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्रोमिसरी नोट। देखिए, I promise to pay B or order 500 rupees. I acknowledge myself to be indebted to B for rupees 1000 to be paid on demand for value received. I promise to pay rupees 1000 after 3 months. I promise to pay B INR 500 7 days after my marriage with C. तो दो चीजें यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। अगर हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात करें तो सेक्शन 4 यहाँ पे क्लियरली बताता है कि ये बेसिकली आपके इलस्ट्रेशंस के अंदर आप जाएंगे, अपनी बेयर एक्ट के अंदर अगर आप इलस्ट्रेशंस के अंदर जाएं तो ये पूछ रहे हैं कि ए साइंस द इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग टर्म्स, स्टेट द इंस्ट्रूमेंट विच कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्रोमिसरी नोट। यहाँ पे कोई ऐसा नेचर नहीं दिख रहा है। अगर आप देखिए, पेबल ऑन डिमांड फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, जी हाँ प्रोमिसरी नोट है। ये 7 days आफ्टर माई मैरिज, भाई मैरिज कब हो हमें क्या पता कब हो, तो ऐसा कोई कंडीशन आप नहीं लगा सकते हैं जिसका होना ना होना पता ही नहीं है हमें। तो डी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर। 14 के अंदर आइए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अ कोर्ट ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 may order the drawer of the check to pay interim compensation in summon case, in other cases summon case where the drawer not plead guilty, in other cases when the drawer statement under section 313 CRPC has been recorded, in a case tried summarily when the notice of for appearance of the drawer is issued। तो एक बार हम लोग यहाँ पे देखते हैं 138 के अंदर अगर हम लोग बात करें इंटरिम कॉम्पनसेशन की, तो इंटरिम कॉम्पनसेशन हम लोग ने देखा था 143A के अंदर, राइट। तो 143A के अंदर हम लोग ने ये तो देख लिया था जब अक्यूज्ड जो है समरी ट्रायल या समन केस के अंदर जहां पे वो नॉट गिल्टी प्लीड करता है, और अदर केसेस में जब चार्ज फ्रेम होता है, ठीक है। 143A क्लॉज 2 कहता है इंटरिम कॉम्पनसेशन शैल नॉट एक्सीड 20% ऑफ द अमाउंट, इंटरिम कॉम्पनसेशन शैल बी पेड विद इन 60 days, ये बताया गया है। If the drawer of the check is acquitted, court shall direct him to repay the drawer the amount of interim। तो एक चीज तो क्लियर है कि जब गिल्टी प्लीड नहीं कर रहा है, मतलब जब ही प्लीड नॉट गिल्टी, प्लीडिंग के टाइम पे यहाँ पे इंटरिम कॉम्पनसेशन जो है दिया जाता है, तो ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अदर केसेस में ड्रॉअर स्टेटमेंट अगर 313 के अंदर रिकॉर्ड कर लिया गया है, समरी केसेस में जब नोटिस ऑफ ऐसा कुछ तो नहीं दिया गया है 143A के अंदर, तो अभी के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर अगर आप देखेंगे
तो 138 के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कंपनी के मैटर्स के अंदर हम लोग ने देखा था कि कौन सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, हम लोग ने कौन से सेक्शन के अंदर देखा था, इट वाज सेक्शन 141 के अंदर हम लोग ने देखा था, राइट, कंपनी से रिलेटेड जो ऑफेंसेस थे। तो डायरेक्टर्स के बारे में भी हम लोगों ने देखा था, मैनेजर्स के बारे में भी देखा था। तो इसको एक बार हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए, एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ ऑफेंस वाज कमिटेड, अगर इंचार्ज था या रिस्पॉन्सिबल था कंपनी को कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए कंपनी के, एज वेल एज द कंपनी शैल बी डीम टू बी गिल्टी, ठीक है। दूसरी चीज, वेयर अ पर्सन नॉमिनेटेड है डायरेक्टर बाय द वर्च्यू ऑफ हिज होल्डिंग सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई एम्प्लॉयमेंट, या फिर ये प्रूव कर दिया गया है ऑफेंस कमिट किया गया था, कंसेंट या कन्विंस या एट्रीब्यूटेड है, कोई निगलेक्ट हुआ है अगर डायरेक्टर या मैनेजर के पार्ट पे, जी हाँ, तो ये पूछ रहे हैं कि फॉल्स है, तो इनमें से कोई भी फॉल्स नहीं है, सब ट्रू है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाई नहीं किया गया इंस्ट्रूमेंट के अंदर, इंटरेस्ट क्या माना जाएगा, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट से रिलेटेड अगर कोई चीज हम मान रहे हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर फर्दर जो अमाउंट दिया गया है वो होगा, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी हो सकता है, लेकिन इंटरेस्ट को स्पेसिफाई किया गया है और क्लियरली 18% हेल्ड किया गया है कि जहां पे नहीं स्पेसिफाई किया गया है तो हम 18% मानेंगे। अमेंडमेंट एक्ट 148 के अंदर जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का 2018 में हुआ था, उसके अंदर 1 सितंबर को जो किया गया था उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। ये कौन से केस में हेल्ड किया गया, याद रखिएगा, ये सुरेंद्र सिंह देसवाल वर्सेस वीरेंद्र गांधी का केस था 2019 का। इसमें इसके अंदर कहा गया था रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एप्लीकेबल होगा। और इसी के साथ हम अपना आज का सेशन ओवर करते हैं और हमारे लास्ट करंट जजमेंट के सेशंस को आपको देखना नहीं भूलना है। करंट अपडेट्स में आपको देने वाली हूँ कि हमारे सुप्रीम कोर्ट और रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के द्वारा जो भी जजमेंट्स आए, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस आंसर राइटिंग के लिए और आपकी लीगल नॉलेज के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट सेशंस देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, सी यू गाइस सून एंड गुड बाय।